કાલે એફએલ ઇન્ડિયાના પરિણામ આવતા જોયા, એક સ્ટ્રોંગ નંબર્સ આપણે આવતા જોયા છે, સ્ટ્રોંગ રેવન્યુ ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, પણ એક માર્જિનમાં ઓફકોર્સ દબાણ જોવા મળ્યું છે. કારણ છે હાયર એમ્પ્લોયી કોસ્ટ. રેવન્યુમાં આપણે જોઈએ તો 103% વધારો જોવા મળ્યો છે, એબિટામાં 51% આપણે વધારો જોયો છે, માર્જિન 19% પર આવ્યા છે કમ્પેર ટુ 25.5, એટલે કે એક સારું એવું પ્રેશર છે, અને પ્રોફિટમાં પણ 77% આપણે અપમૂવ જોયો છે. એમ્પ્લોયી કોસ્ટ 139% વધતા આ એક માર્જિનમાં આપણે એક દબાણ જોયું છે. પણ વધારે આપણે વાત કરીશું એફએલ ઇન્ડિયાના ફાઉન્ડર, ચેરમેન અને સીईओ अनुज खन्ना सोहम साथे. अनुज जी, गुड आफ्टरनून. और जैसे हमने देखा कि आपके रिजल्ट्स ऑफ कोर्स एकदम पावरफुल रहे हैं, एक सुपर ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे और प्रॉफिट में भी, लेकिन मार्जिन पे एक सबड्यूड रहे हैं. रीजंस क्या देंगे? जी थैंक यू मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए. पहली बात तो ये है कि सारे शेयर होल्डर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमारी कंपनी के रिजल्ट जो हैं बेहतरीन रहे H1 में और खासकर Q2 में. और जो Q2 में रिजल्ट जब आप देख रहे हैं तो आपको इसको एब्सोल्यूट बेसिस पे देखना होगा कि एब्सोल्यूट बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 77% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मानी जाएगी. यस, रेवेन्यू में 100% से भी ज्यादा ग्रोथ है, तो इसमें कोई एनालिसिस एब्सोल्यूट बेसिस पे करेंगे तो सब तरफ ब्रॉड बेस्ड एक अच्छी फाइनेंशियली सेंसिबल ग्रोथ है. और दूसरी बात ये देखने को आएगी कि हमारी कंपनी जो है एक ग्रोथ ओरिएंटेड ग्लोबल कंपनी है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी, जिसमें इनहेरेंटली मार्जिन्स के ऊपर और फंडामेंटल्स के ऊपर काफी अच्छी वो रहती है, बिकॉज एक एसेट लाइट स्केलेबल बिजनेस मॉडल है. तो जो ये स्केल आया रेवेन्यू में 100% और मार्जिन में केवल 77% ग्रोथ आई, तो इसका कारण सीधा सीधा ये है कि जो जैम की हमने एक्विजिशन करी, वो कंपनी के जो है मार्जिन, जब हमने कंपनी खरीदी थी वो ब्रेक इवन लेवल पे थी. अब हमने उसको विद इन 1 क्वार्टर एक लो सिंगल डिजिट के अच्छे प्रॉफिट के लेवल पे ले आए विद इन 1 क्वार्टर, और आगे चल के 1-2 साल में हम उसको हायर लेवल पे मार्जिन ले आएंगे. तो जो टोटल कंबाइंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहेगी, वो ऑर्गेनिक जो हमारा मार्जिन 25% एबिटा पे चलता आया है हिस्टोरिकली, हम जैम को वहां पर पहुंचा देंगे. उसके लिए पहुंचाने में हमें टाइम लगेगा, 2 साल मान के चले, 2 साल और लगेंगे वहां तक ले जाने में. बट फंडामेंटली एसेट लाइट बिजनेस है, फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जो रेवेन्यू स्केल आया है ये एक होपफुली सस्टेनेबल ट्रेंड रहना चाहिए. ये इस नई बेस के ऊपर कंपनी की आगे बढ़त होनी चाहिए यहाँ से. जी, अगर सर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस समझना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, हमारा जो बिजनेस है उसका ये सीधा सीधा मेन डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल तो ये है कि कंज्यूमर्स, जब आम आदमी हम और आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, और आगे चल के हम लोग इंक्रीजिंगली कंफर्टेबल होते जा रहे हैं कि मोबाइल से ही पेमेंट कर दो, मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन कर दो, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न से. उसी से हमारे कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बिजनेस की ग्रोथ आधारित है. और जब तक लोग मोबाइल फोन और कनेक्टेड डिवाइसेस इंटरनेट यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल सर्विसेज को उससे कंज्यूम करेंगे, ट्रांजैक्ट करेंगे, जो हमारी भाषाएं कन्वर्ट करेंगे हम यूजर्स को उन बिजनेसेस के साथ, तो यहाँ पे हमारी कमाई का आधार बन जाता है. अब ये कमाई जो हमारी कंपनी की हो रही है, रेवेन्यू, ये एक बहुत ब्रॉड बेसिस पे अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री वर्टिकल, जिसमें 90% रेवेन्यू हमारा आता है कैटेगरीज ई, एफ, जी और एच से. कैटेगरी ई में आ जाती है ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन. कैटेगरी एफ में फाइनेंशियल सर्विसेज है, फूड टेक है, एफएमसीजी है. कैटेगरी जी में गवर्नमेंट, गेमिंग, ग्रोसरीज, और एच में हेल्थ केयर. ये सारी सर्विसेज से एडवर्टाइजर्स जो हैं डिजिटल की तरफ आ रहे हैं, और हम उनको इंक्रीजिंगली कंज्यूमर कन्वर्जन्स की तरफ बिजनेस मॉडल पे ले जा पा रहे हैं. तो हमारी ग्रोथ इस पे आधारित है, और ये अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, और ये वर्टिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी हमारी डेवलप मार्केट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो फिर वो हिसाब से डिजिटल एड बिजनेस का आउटलुक आप क्या रख रहे हैं? देखिए, मैं अपने कंपनी के बारे में स्पेसिफिक फॉरवर्ड गाइडेंस देने के लिए एम्पावर्ड नहीं हूँ, बट मैं इंडस्ट्री की बात जरूर करना चाहूंगा. हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ी एंटरप्राइजेस हो, चाहे हमारी जो टॉप 10 वर्टिकल्स हो, या उसके बियॉन्ड भी हम देखें जो नए और इंडस्ट्री वर्टिकल जिसमें अभी एप्पल इतना अभी तेजी से नहीं बढ़ा है,
उन सारे एरियाज में ही डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बढ़त बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी सारे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में, और इंडिया में तो खासकर से। अगर हम अगले 4 से 5 साल का व्यू लेके चलें तो इंडस्ट्री लेवल पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ, मेरा मानना है कि इंडिया में कम से कम 25% से 30% की सीएजीआर की ग्रोथ आनी चाहिए इंडस्ट्री वाइड। और यही चीज एप्पल पे भी अप्लाई करेगी कि भाई जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, यूनिक मॉडल है, अच्छी मैनेजमेंट टीम है, कमिटेड है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो हम उसी लेवल पे ग्रो करने चाहिए या उससे बेहतर ग्रो करने चाहिए। तो हमारा तो यही एम रहता है कि भाई इंडस्ट्री हमारी बढ़िया है, हमारे कस्टमर्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ग्रोथ ट्रेंड तो उसी पे आधारित रहेगा। और जो हमारा फोकस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, वो तो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि इतनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जहां पे जिनको हम इमर्जिंग मार्केट्स बोलेंगे, उन सभी एरिया में इंडिया टाइप का ही ग्रोथ आना चाहिए डिजिटल एम्ब्रेसमेंट में। तो ये बहुत लंबा रनवे और अच्छी ग्रोथ का रनवे 4-5 साल का है इस इंडस्ट्री में, और सभी के लिए, हमारे लिए खासकर, क्योंकि हमारा एक यूनिक डिफरेंशिएटेड मॉडल है और इमर्जिंग मार्केट्स पे बड़ा क्लियर फोकस है हमारी।